Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले के बाद आप इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, उनका आपसे परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले प्रोफेसर विक्रमादित्य चौधरी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और जेएनयू शब्द सुनते ही आप में से कुछ दर्शकों ने अपने पाले पकड़ लिए होते हैं कि जेएनयू के हैं तो ऐसे ही होंगे या जेएनयू के हैं तो वैसे ही होंगे। वो कि सबको पता है, फिर भी दोहरा दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वहां का पढ़ा हूं, ये इस देश की सरकारें लगातार अपनी रैंकिंग में कहती आ रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो रैंकिंग निकलती है उसमें जेएनयू लगातार अव्वल नंबर पर बना हुआ है। तो ऐसे शानदार संस्थान जेएनयू के प्रोफेसर विक्रमादित्य कुमार चौधरी, आप पहले इनसे मिल चुके हैं। पब्लिक हेल्थ और डिजीज पे इनका काम है, सीएसआरडी सेंटर से जुड़े हुए हैं, और पब्लिक हेल्थ चूंकि अब कम से कम लोगों को समझ में आने लगा है कि कितना जरूरी है, तो इस विषय पर बात करेंगे। दूसरे मेहमान हमारे साथ, ये भी आप इनको पहले देख चुके हैं, दिलीप बाबू हैं, और दिलीप वायरोलॉजिस्ट हैं, और हम सब एक वायरस से फिलहाल त्रस्त हैं। तो इस वायरस की दशा दिशा कैसी है, मैं किसी पूर्व मुख्यमंत्री की तरह ये नहीं कहूंगा कि वायरस भी जीना चाहता है, और मैं हवन पूजन की सलाह भी नहीं दूंगा वायरस मारने के वास्ते। बाकी आपकी निजी आस्था है, और निजी आस्था पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। तो दिलीप बाबू बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन है, ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका में, वहां पर काम करते हैं। और तीसरी शख्सियत जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है वो मिलन शर्मा है, और मिलन इंडिया टुडे ग्रुप के साथ हेल्थ करेस्पॉन्डेंट है। तो ये जो ढांचा है, जिसे बार बार सिस्टम कह दिया जाता है और उस पर तंज और तर्क आते रहते हैं, इस ढांचे ने क्या किया इस दौरान, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहली बात दिलीप बाबू आपसे है, आप वायरोलॉजिस्ट हैं और आप कोरोना वॉरियर भी हो गए हैं, आपने कोविड के वायरस को हराया भी है। मैं ये थोड़ा, मुझे लगता है कि जब कोई प्रोफेसर किसी क्लास में स्टूडेंट की तरह बैठता होगा, जब किसी डॉक्टर का इलाज होता होगा, तो उसको कैसा होता होगा। तो जब आप रात दिन आप वायरस की पढ़ाई करते हैं और खुद वायरस से जूझ रहे थे, तो क्या चल रहा था दिमाग में? जी, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि वैक्सीन वर्क। सो जब मैं यहाँ अभी आया हूँ इंडिया, तो उसके पहले यूएस में ऑलरेडी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका था, और हम लोग मेडिकल कॉलेज से हैं तो हमको वैक्सीनेशन दे दिया गया था, तो मेरे 2 डोज हो चुके थे। बट जब मैं दिल्ली आया तो मेरे 2 डोज के हार्डली अराउंड 10 दिन हुए होंगे अराउंड, एंड अराउंड दैट टाइम मैंने अपना टेस्ट कराया था, बिकॉज आई हैड टू ट्रेवल बैक टू यूएस से, और वो एज पर नॉर्म आपको टेस्ट कराना होता है। तब मेरा पॉजिटिव आया था, एंड सेम डे आई हैड सम वेरी माइल्ड फीवर एंड लिटिल बिट ऑफ फटीग, एंड उसके बाद जस्ट मैं 2 दिन घर पे रेस्ट किया, थर्ड डे आई वाज परफेक्टली फाइन। आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी हुई थी। सो व्हेन जब मेरे अंदर सिम्टम आया था, ऑब्वियसली थोड़ा सा घबराहट हुई थी, बिकॉज यहाँ पे जस्ट एक ट्रिप के लिए आए थे एंड लग रहा था अभी फंस गए हैं। बट जैसे जैसे रिकवर हो गया एक दिन बाद, तो मुझे ये बात बहुत क्लियर हो गया विद पर्सनल एक्सपीरियंस कि वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है और वो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो एक तरह से मुझे साइंस और जो डिस्कवरी हुई है उसके ऊपर अच्छा फील हो रहा था, और मैं उसका प्राइम विक्टिम और खुद उससे विक्टोरियस होकर निकला। तो मुझे लगा ओके फाइन, साइंस एक्चुअल लाइफ, रियल लाइफ और रियल इवेंट में कितने अच्छे से वर्क करता है। तो एग्जाम्पल मैंने एक तरह से महसूस किया उस ड्यूरेशन में। अच्छा, चलिए, आपने साइंस का जिक्र किया, साइंस के ही सवाल पे आ जाते हैं। कल सरकार की तरफ से एक नया निर्देश आया कि कोविशील्ड के दूसरी डोज के लिए गैप बढ़ा दिया गया है। हैंडसेट की एक रपट का भी हवाला दिया गया, और इसको लेकर बड़ी बहस है। मतलब हिंदुस्तान में या तो आदमी टीका नहीं लगवा रहा है, या फिर फोन कर करके पूछ रहा है कौन सा लगवाएं हैं, और फिर पूछ रहा है कि स्पुतनिक लगवा लें कि फिर मॉडर्ना का वेट करें। मतलब बड़ा भयानक स्पेक्ट्रम है। नहीं, तो उसके ऊपर बहुत सिंपल सी चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर इस टाइम में आपको कोई भी साइंटिस्ट कहीं भी ये बोलता है कि ये पर्टिकुलर वैक्सीन उससे बेटर है एफिकेसी डेटा के बेस पे, तो वो एक राइट इंफॉर्मेशन नहीं होगा। रीजन क्या है
कि इन सब वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ वो डिफरेंट सेटअप और डिफरेंट पॉपुलेशन में और डिफरेंट टाइम फ्रेम में हुआ, राइट। जैसे से मॉडर्ना का लेते हैं या फाइजर का लेते हैं, तो इनका अराउंड 90% से अबव एफिकेसी है, ठीक है। सो एफिकेसी में कैसे मेजर होता है, आप सपोज कीजिए 5,000 लोगों में क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, जिसमें से आपके हाफ प्लेसिबो होते हैं जिनको आप सेलाइन या कुछ ऐसे ही माउंट देते हैं, और हाफ जो होते हैं जिनको आप वैक्सीन देते हैं। फिर उसके बाद आप सपोज कीजिए उस 5,000 लोगों में 100 लोगों के अंदर सिम्टम आते हैं, कोई कोविड इन्फेक्ट होते हैं। अगर आप वो 100 लोगों में देखते हैं कि वो उसमें से कितने % लोग उस ग्रुप में थे जिन्हें वैक्सीन लगा है और कितने उसमें थे जिसको प्लेसिबो लगा है। सो अगर प्लेसिबो वाले ग्रुप में सपोज कीजिए कि 90 लोगों को पॉजिटिव आया है और वैक्सीन वाले लोगों में 10 लोगों को पॉजिटिव आया है, तो उस वैक्सीन का एफिकेसी 90% होगा, राइट। नाउ जब मॉडर्ना का ट्रायल हुआ था तो उस समय कोई वेरिएंट नहीं था, कोई डिफरेंट वेरिएंट्स नहीं थे, और यूएस में दूसरा वेरिएंट देखा भी नहीं गया। सिमिलरली फाइजर के केस में हुआ। जबकि जब जॉनसन एंड जॉनसन का आपका टेस्ट ट्रायल हुआ था उस समय यूके में एक वेरिएंट आ चुका था जो ज्यादा इन्फेक्टिव था, ज्यादा प्रेवलेंट हुआ, तो उस केस में उन दोनों एफिकेसी को आप कंपेयर ना करें। सो ये एक डेटा अच्छा है, ये एफिकेसी दिखाने के लिए फॉर साइंटिफिक पर्पस, लेकिन अगर आपका एक कोई भी वैक्सीन मोर देन 70% एफिकेसी दिखा रहा है, इसका मतलब वो रियल टाइम में इफेक्टिव है, और वो डिपेंड करता है ट्रायल कहाँ किया गया है, ठीक है। सो ये इसका पहला पार्ट ऑफ वो था। नाउ अब ये सारे वैक्सीन हम जानते हैं कि रिलेटिवली न्यू है, राइट, इनका कुछ ही मंथ्स हुआ है वो किए हुए। तो जब यूके में ये वैक्सीन को इम्प्लीमेंट किया गया तो आप देखेंगे कि यूके में पहले ही उन्होंने अराउंड 4 से 12 वीक का पीरियड दिया हुआ था सेकेंड डोज के लिए, राइट, क्योंकि जनरली 28 दिन में आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से रिस्पॉन्ड करके एक रोबस्ट एंटीबॉडी जनरेट करता है, उसके बाद आप बूस्टर डोज देते हो, इसीलिए 28 दिन का रखा गया है। लेकिन फिर फरवरी में उन्होंने अप्रैल से दिसंबर तक के लिए एक स्टडी किया, जिसको फरवरी में आपने लैंसेट रिपोर्ट का जिक्र किया, उसमें उन्होंने पब्लिश किया कि अगर आप इस डोज को 12 वीक या उसके बाद देते हैं तो उसका एफिकेसी बेटर दिखता है, यानी कि जो फर्स्ट डोज है उसका एफिकेसी 90 डेज तक अच्छा रहता है। और ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा देश है, तो अगर हम एक डोज कर देते हैं और दूसरे डोज के बीच में 12 वीक का अंतर दे देते हैं, तो जो वैक्सीन अभी हमारी कमी है उसको हम ओवरटेक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग को वैक्सीनेट कर सकते हैं। आई गेस वही लॉजिक था यूके के वैक्सीन प्लान के पीछे कि वो लोग 12 वीक का टाइम दे रहे थे सेकेंड डोज के लिए। सिमिलरली कनाडा ने भी अराउंड 3 मंथ का अपना टाइम फ्रेम दिया हुआ है फॉर सेकेंड डोज। नाउ जब ये रिपोर्ट आ गई है और उसके बाद अदर कंट्रीज ऐसे फॉलो भी कर रही है, और हम यूके में एविडेंस देख रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से उन लोगों को हेल्प हो रहा है, नंबर ऑफ केसेस आर गोइंग वेरी वेरी फास्टली रैपिडली डाउन जा रहे हैं। तो ये रीजन है इसको इम्प्लीमेंट करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आप ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हो, सेकेंड ऑफ ऑल उससे उसका एफिकेसी भी बेटर हो रहा है। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है। ऑब्वियसली इससे फायदा होगा ही गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्हें ज्यादा टाइम मिल जाएगा वैक्सीन लोगों को देने के लिए। ठीक है, ये बेसिक उसका हुआ। जी 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 जी। मिलन, हम आपके पास आएंगे गवर्नमेंट के बारे में जानने के लिए, जैसे दिलीप जिक्र कर रहे थे। प्रोफेसर चौधरी, एक क्विक सवाल। भारत में अलग अलग किस्म की लिटरेसी के बारे में हम खूब बात करते रहते हैं, ये जो मेडिकल लिटरेसी है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई हमारी डॉक्टर से बात हुई, बोले यार एक परेशानी ये है कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, एक परेशानी ये है कि लोग अपनी मर्जी से पहले दिन का स्टेरॉइड शुरू कर दें, कुछ कर दें। कहीं पे इलाज चल रहा है यूपी बिहार में तो वो टाइफाइड का इलाज खींचे जा रहे हैं। सौरभ, धन्यवाद ये बात उठाने के लिए। ये जो मेडिकल लिटरेसी का सवाल है, या जिसको हम लोग नॉलेज गैप कहते हैं, तो इसका जो प्रेमाइस है, जिसका मुख्य कारण जो है वो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है। और वो असमानता अलग अलग स्तरों पर वह असमानता है। वो असमानता शिक्षा के क्षेत्र में है, और न कि सिर्फ ज्ञान बल्कि संसाधनों के क्षेत्र में भी असमानता है। अब इस असमानता का परिणाम ये होता है, और उस पर एक, जिसको आप कहेंगे एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा, कि इस असमानता के ऊपर जो हमारे पास, जो कि पिछले एपिसोड में भी मैंने ये कहा था कि जो कोविड मैनेजमेंट के लिए जो टीम है उसमें समहाउ अभी भी ये डिवाइड ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। क्योंकि एक हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अगर किसी को सूखी खांसी के साथ बुखार है, मैंने सिम्टम एज वेल एज द ट्रीटमेंट,
ये अगर एट अ नेशनल लेवल जिस तरह से फ्रेमवर्क बना के 5 चरणों में, 2 चरणों में, 3 चरणों में हमने बनाया है, मीन्स जेएनयू में करना ये पड़ा क्योंकि इतनी स्थिति खराब थी कि हमें एक कोविड केयर ग्रुप बनाना पड़ा। तो उसमें हम लोगों ने एक है, कभी मैं साझा कर दूंगा, कि एक डायग्राम है जिसमें हमने बताया कि अगर ये सिम्टम है तो शुरू के 3 दिन ये दवा देनी है, उसके बाद 5 दिन ये दवा देनी है, अगर तब भी अगर सिम्टम रहे तो ये दवा देनी है और डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है। तो ये प्रोटोकॉल अगर नेशनल लेवल पे, अगर राष्ट्रीय स्तर पर और फिर प्रदेश के स्तर पर और जो आईएमए के थ्रू सारी भी डॉक्टरों के पास अगर ये उपलब्ध होता, तो एक तो इस तरह की समस्या नहीं आती जो हम देख रहे हैं। कि कल भी मैं सुन रहा था जो आपने कहा कि बिहार में टाइफाइड के इलाज की समस्या या तमाम तरह के जो मल्टीपल ये। दूसरी जो उसमें एक उसका एक मुख्य कारण है वो है कि हमारे यहाँ विज्ञान के प्रति समय समय पर जो कंडेमनेशन है, कि जिस तरह घृणा से विज्ञान को देखा जाता है और राजनीतिक हलकों में और वो तमाम लोग जो समाज में प्रभाव डाल सकते हैं वो जिस तरह से विज्ञान का मजाक उड़ाते हैं, इसका दुष्परिणाम इस तरह की आपदा में दिखता है। अब मैं उदाहरण नहीं लेना चाहूंगा, उदाहरण हर तरफ हैं और वो जग जाहिर हैं, तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जनता इनसे प्रभावित होती है और वो पढ़े लिखे लोग और जो निरक्षर हैं वो दोनों प्रभावित होती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो मेडिकल लिटरेसी है उसका आपके डिग्री होल्डर होने से शायद तारतम्यता मुश्किल है उससे कर पाना, क्योंकि मैं अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ। मैंने उदाहरण के तौर पे भाई देश के स्वास्थ्य मंत्री खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं और अगर वो कोई ऐसी बात कह देते हैं जो कि विज्ञान सम्मत न हो, तो मैं क्यों बिहार की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को या मध्य प्रदेश की जनता को और मराठवाड़ा की जनता को कहूं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब अगर कोरोना से इलाज अगर हो रहा था तो अब मैं नहीं कहना चाहता, देखिए लोग इसको मजाक के तौर पे लेते हैं कि हर चीज पॉलिटिकल हो जाता है। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल है। वो एक संस्था है, स्वास्थ्य मंत्रालय एक संस्था है, डीजी जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं, सीडीसी है, डिजीज कंट्रोल मैकेनिज्म है, ऑल द हॉस्पिटल्स अंडर द कंट्री पब्लिक और प्राइवेट कम्स अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री। वो सबकी जिम्मेदारी उन्हीं की है, वो जो गाइडलाइन देंगे उसी पे बाकी को काम करना है। तो ये 3 मुद्दे उसमें हैं। मैं कहूंगा कि जो विज्ञान के प्रति असम्मान, असमानता और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्धारक होने की जो कमी है, ये 3 चीजों के कारण ये जो हम देख रहे हैं कि चीजें ऐसा लग रहा है कि बिखर रही हैं कोविड के मैनेजमेंट में, जबकि बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है उसका और सभी लोग मूलतः जानते हैं। लेकिन जब व्यक्ति क्राइसिस में आ जाता है तब हम उससे उपयुक्त आचरण की अपेक्षा करना भी हमारी कमजोरी है। हमें यह देखना चाहिए कि क्राइसिस में आए ही नहीं। तो ये मैं कहूंगा कि रादर देन विक्टिम ब्लेमिंग वी शुड लुक एट द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो संस्थागत जो विधि व्यवस्था है उसमें कहाँ चूक हो गई जिसके कारण आज इन परेशानियों से देश की जनता को 2-4 होना पड़ रहा है। जी दुरुस्त बात कही आपने मिलन। आपके लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप डार्क चॉकलेट खा रही हैं कि नहीं इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोविड के। ऑलराइट, सो आई वांट टू नो कि किस तरह की बातचीत चल रही है सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से टारगेट शिफ्टिंग हुई है, गोल पोस्ट शिफ्टिंग हुई है, बजट में कहा गया 35,000 करोड़ रुपए, दावोस में जाके ऐलान कर दिया गया कि हम जीत गए हैं, वैक्सीनेशन शुरू हुआ, वैक्सीन मैत्री शुरू हुई। अब सफाई आई कि नहीं साहब, वो तो उनके कमिटमेंट थे कंपनियों के, वो सब चीजें हैं। भारत बायोटेक में आपका हिस्सा है, आपने उनको सपोर्ट किया है। तो जब हम अमेरिका वगैरह से कह रहे हैं कि अपना पेटेंट रिलीज करिए, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ के भारत बायोटेक वाली वैक्सीन को कह रहे हैं कि भाई बनाओ देश में 10 जगह। फिर जो टास्क फोर्स है उसकी मीटिंग नहीं होती है, अंदाजा ही नहीं है। फिर कहा जाता है अब कि नहीं हमने मुख्यमंत्रियों को वार्न कर दिया था।
तो जब मुख्यमंत्रियों को वार्न कर दिया था, तो चाहे वो कांग्रेस या दूसरे दलों के मुख्यमंत्री हो या भाजपा के मुख्यमंत्री, वो लोग क्या कर रहे थे, वार्निंग के बाद आपने क्या जवाबदेही तय की, फॉलो अप किया कि नहीं किया। और अब जो सबसे बड़ी हाराकीरी नजर आ रही है कि अपना अपना देख लो भाई, हम तो 45+ वालों को दे रहे हैं, तुम अपना अपना देख लो। तो सब राज्य अपने अपने हिसाब से ग्लोबल टेंडर निकालने में लगे हुए हैं। ये तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो बिल्कुल वैसा होता है कि आज एक नया व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया तो आज ये कर लेते हैं, उस टाइप का टोटका जैसा चल रहा हो। सौरभ जी, ये जो आपने सबसे पहले जो डार्क चॉकलेट से जो बात की शुरुआत की है, मैं आपको कहूंगी कि मैं बचपन से डार्क चॉकलेट खाती आ रही हूँ, लेकिन इसका स्ट्रेस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर मेरे साथ वायरोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी कहेंगे कि डार्क चॉकलेट खाने से आप थोड़े से हैप्पी रहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके बॉडी में। फिलहाल आप देख रहे हैं कि सरकार को डार्क चॉकलेट खानी पड़ रही है क्योंकि इतनी स्ट्रेस में है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हमें एज अ कंट्री, जब हमें कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए थे, तब हमने उठाए, बशर्ते हमने तब लॉकडाउन लगाया जब लॉकडाउन लगाना एक असंभव सी चीज थी। लेकिन अब जब नेशनल लॉकडाउन की मांग हमारे विशेषज्ञ कर रहे हैं, हम डर रहे हैं। हम कह रहे हैं राज्यों से कि आप लॉकडाउन करिए, आप कंटेनमेंट करिए। और इसी विषय पर बहुत सारे ऐसे मतलब तथ्य हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे हमारे दिलीप जी ने अभी बताया कि यूके में वेरिएंट आ गया था। हम बहुत शान से उसे यूके वेरिएंट बुलाते हैं, लेकिन भारत सरकार वो इंडियन वेरिएंट बुलाने पर वो आपत्ति जताती है कि नहीं जी, आप B1617 को इंडियन वेरिएंट मत कहिए। तब हमने यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर भी रोक नहीं लगाई। मुझे आज भी याद है कि एज अ जर्नलिस्ट हमने कई बारी जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पूछा कि सर क्या आपको लगता है कि अब ये वेरिएंट दिख रहा है यूके का, पिछले साल का आया हुआ है, आपको लगता है फ्लाइट्स पे बैन होना चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, अभी हमें कोई फ्लाइट बैन करने की जरूरत नहीं है। आज की स्थिति आप देखें, भारत के से आने जाने वाली फ्लाइट सारी कंट्रीज ने बैन लगा रखा है। अब तो ऐसा है कि मालदीव्स, जो हमारे जो रिच एंड फेमस घूमने जा रहे थे, मालदीव्स ने तक हमें मना कर दी कि नहीं, अब इंडिया से कोई नहीं आएगा। तो भारत सरकार की नीतियां किस तरीके से लगाई जाती हैं, कब इम्पोज की जाती हैं, ये जो टाइमिंग है, इस पर हम बहुत चूके हैं इस बारी, ये तो कहना एकदम जायज है। दूसरा, जब आप बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी सर्कल्स में क्या बात हो रही है, निश्चित रूप से काफी स्ट्रेस में है सरकार इस वक्त, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोग जवाबदारी मांग रहे हैं। चाहे आप डोजेस के गैप को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, दिलीप जी ने कहा कि यूके में, कनाडा में पहले ही 3 मंथ का गैप उन्होंने देख लिया था। हमारे ही चैनल पे, इंडिया टुडे पे, जो सीरम इंस्टीट्यूट के हेड है आदात पूनावाला, उन्होंने कहा था कि एस्ट्राजेनेका के जो सीईओ हैं, उनकी खुद की स्टडी कह रही है कि आप डोज का गैप इंक्रीज करेंगे तो एफिकेसी ज्यादा रहेगी, बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा बनेगा। लेकिन हम उस पर सोचते रहे, हम लैंसेट का इंतजार करते रहे और हम रिपोर्ट्स पब्लिश होने का इंतजार करते रहे। सौरभ जी, अगर हमने ये डिसीजन हो सकता है 1-1.5 महीने पहले लिया होता, जब भारत में वैक्सीन की किल्लत शुरू हो गई थी, हो सकता है आज की डेट में गांव-गांव में, शहरों में, जहां पर लोग कोविन स्लॉट में बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है, प्राइवेट फैसिलिटीज ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, बाहर स्टिकर लगाए हुए हैं कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक, ये सारी जो मिसमैनेजमेंट है स्टेट्स में, वो कम हो सकती थी। हालांकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो भारत सरकार के स्पोक्स पर्सन हैं, डॉक्टर वीके पॉल हैं, उन्होंने काफी एक पॉजिटिव फ्रंट प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो भारत का स्ट्रक्चर है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है और इसीलिए हम मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे, हम राज्यों से बात कर रहे थे, राज्यों ने हमें कहा कि आप हमें क्यों नहीं ये डिसीजंस लेने दे रहे हैं, हम अपने तरीके से वैक्सीनेट करना चाहते हैं। और इसीलिए शायद अब राज्यों पे सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है। अब राज्य देखें अपने तरीके से वो जो करना चाहते हैं। तो सरकार का ये एक डायरेक्ट जवाब है कि राज्यों ने कहा
तो हमने राज्यों को दिया। अब राज्य कह रहे हैं कि आप करिए। जैसे हम सुन रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अरे हर राज्य एक ही कंपनी से ग्लोबल टेंडरिंग में अगर खींचतान करेगा तो ऐसे कैसे चलेगा, ये कैसी इमेज प्रोजेक्ट करता है भारत की। तो किस तरीके से ये नीतियां आती हैं, किस तरीके से आगे जाती हैं, इस पर बहुत सारे सवाल सौरभ जी अब खड़े कर सकते हैं, बहुत सारे। जी, इसको लेकर एक तो ब्यूरोक्रेटिक हल्के की बात हो गई, जो मेडिकल बॉडीज हैं हमारे देश की अलग अलग और हेल्थ मिनिस्ट्री, उनमें क्या चर्निंग चल रही है। क्योंकि मैं कुछ नौकरशाहों से मिलन बात कर रहा था राज्यों के स्तर पर, तो वो कह रहे थे कि साहब हम जब उनको कोई रेडिकल सजेशन देते हैं कि स्थिति बहुत खराब होने वाली है, आपको महाराष्ट्र और केरल की तरह मॉनिटरिंग करनी होगी, लॉकडाउन करना होगा, ये करना होगा, तो तब सुना नहीं गया, लेट सुना गया। तो बहुत सारे बाबुओं का ये भी कहना है। नहीं, ये तो आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि जहां तक हमारी मेडिकल बॉडीज का सवाल है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भारत में ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान का तर्क समझते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी वजह से शायद आज भी भारत में चीजें हो रही हैं, चल रही हैं, और किसी तरीके से हम भगवान भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सरकार को जाकर बोलते हैं, उनको तर्क देते हैं साइंस का कि ये ऐसे होना चाहिए। अब ये ब्यूरोक्रेट्स पर है, और ये जो ऊपर डिसीजंस लेते हैं ये उन पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी ज्यादा साइंस की बात सुनना चाहते हैं और किस वक्त पर सुनना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक दूं, जो अभी मैंने जो बताया, जब विशेषज्ञ जैसे ICMR के जो चीफ हैं बलराम भार्गव, डॉक्टर बलराम भार्गव, उन्होंने हाल ही में रॉयटर्स को इंटरव्यू में कह दिया कि 6 से 8 हफ्तों का नेशनल लॉकडाउन जरूरी है, होना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन रेट कम रहे। आप देख रहे हैं अभी कई राज्यों से आपको खबर भी आ रही होगी कि इन्फेक्शन रेट कम हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट गिर रहा है, दिल्ली में भी गिर रहा है। लेकिन जो केंद्र बन चुके थे कोरोना वायरस के, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पर भी केसेस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट नीचे आ रहा है। महाराष्ट्र, केरल अभी भी प्रभावित है। लेकिन जब हम खबरों में देखते हैं केरल की, या तो सौरभ जी मैं बताऊं, चर्चा कम होती है किसी वजह से मेन मीडिया में, या फिर केरल अपने आप को इतनी बखूबी से संभाल रहा है, केसेस होने के बावजूद, ज्यादा पॉजिटिविटी होने के बावजूद। केरल में जिस तरीके की भगदड़ हमें दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में दिखाई दे रही है, जहां पर गंगा में लाशों को बहा दिया जा रहा है या अधजली लाशों को बहा दिया जा रहा है, इस तरीके की जो खबरें हैं वो हमें केरल और महाराष्ट्र से आती हुई क्यों नहीं दिख रही हैं? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो हाँ, राज्य अपने स्तर पे बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने बहुत अच्छी तरह कोविड पैंडेमिक को संभाला, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वहां पर ऐसे लोग बैठे थे जो साइंस की आवाज को और इन मेडिकल बॉडीज जिनकी बात कर रहे हैं उनको सुनने के लिए तैयार थे। जी दिलीप, अगला सवाल आपसे है मेरा। इंडिया में अभी थर्ड वेव पे बहुत बात होने लगी है। थर्ड वेव, ये वेव बच्चों के लिए कैसी होगी, क्या होगा, क्या जानकारी है अभी हमारे पास? हाँ जी, सो उससे पहले मैं एक छोटी सी त्रुटि ठीक करूंगा। जो वेरिएंट का होता है, जो वेरिएंट का हम नाम लेते हैं, उसके पीछे एक हिस्ट्री है। सो स्पेनिश फ्लू जब आया था 1918 में, तो उसके बाद लोगों WHO जब बना, उन्होंने ये देखा था कि जब भी कोई फ्लू आता है और उसका नाम हम उसके कंट्री के बेस पे रखते हैं, तो लोग उस कंट्री और उस नेशनैलिटी को अवॉइड करने लगते हैं या उस नेशनैलिटी का वो करने लगते हैं। तो इसकी वजह से फिर 2009 में जब पैंडेमिक आया तो उन्होंने उसका नाम एनिमल के बेस पे रखा था, स्वाइन फ्लू। बट उसका प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उसकी वजह से इजिप्ट में सारे के सारे स्वाइन्स को एक दिन में स्लॉटर कर दिया गया विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। उसके बाद इस तरीके का आया कि उन लोगों ने इस तरह से नाम रखने का डिसाइड किया सो दैट उससे किसी का कंट्री या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का टारगेट ना हो। इसीलिए हम वेरिएंट्स को B11, B17 और B1617 यूज करते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि ये जो थर्ड वेव का आप बात कर रहे हैं, ये वेव्स आती रहेंगी तब तक जब तक हमारे पास कोई अच्छा मिटिगेशन स्ट्रेटेजी लिया जाता है या फिर हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं कर लेते, राइट। और हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने का जो 2 मेथड है, एक ये है कि आप पूरी पॉपुलेशन को डिसीज होने दें और फिर लोग ठीक हो जाए और हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लें, या फिर सेकेंड जो है वो वैक्सीनेशन, राइट। अब हर्ड इम्यूनिटी के लिए इस पर्टिकुलरली कोरोना वायरस के केस में एटलीस्ट आपकी 80% पॉपुलेशन को
पॉपुलेशन को इम्यूनिटी होनी चाहिए उस डिसीज के अगेंस्ट, जिसका मतलब है कि 100 करोड़ लोगों को एटलीस्ट या तो डिसीज हो चुकी और वो रिकवर हो चुके हों, या फिर उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए, जो कि अभी नहीं दिखता है। हमारा अराउंड 17 करोड़ का अभी हमारा वैक्सीनेशन हुआ है, सो विच इज लेस देन अराउंड 15% पॉपुलेशन, राइट। तो अब हमें 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए टाइम लगने वाला है, एटलीस्ट 6 months मोर। और जब तक ये नहीं पहुंचेगा उस हर्ड इम्यूनिटी पे, ये वायरस हमारे पॉपुलेशन में अपना स्प्रेड होता रहेगा और डिफरेंट तरीके से म्यूटेट होता रहेगा। तो यहाँ पे ये वरी है, और ये क्वेश्चन बहुत ही लेजिटिमेट वरी है कि अगर ऐसा कोई स्ट्रेन आ जाता है जो सपोज कीजिए बच्चों में भी फैलने लगता है, या फिर जिसका इन्फेक्टिविटी या मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाता है, तो हम ऐसा ही थर्ड वेव फिर से फ्यूचर में देख सकते हैं इन कमिंग फ्यू मंथ्स। तो अब जो है हमारी गवर्नमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो थर्ड वेव का हमको चेतावनी दे करके बता रहे हैं, सो दैट हम अपने गार्ड्स को डाउन ना करें, जो भी प्रोटोकॉल्स है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब फॉलो करते रहें, सो दैट हमारा कोई नया वेरिएंट ना आ जाए, क्योंकि जितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा उतना चांसेस है कि वेरिएंट नया आ सकता है। तो ये एक इसके पीछे एक बेसिकली प्रिजम्पशन है। तो अभी तक थर्ड वेव ऐसा ऑब्वियसली हमें नहीं पता कब तक आएगा, एज्यूम कर रहे हैं जुलाई अगस्त तक आएगा, बट अगर हम वैक्सीनेशन को एक्सेलरेट कर दें और सारे नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो करें, तो वी कैन डेफिनेटली अवॉइड एनी थर्ड वेव और एनी दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। अच्छा, और कंट्रीज कर भी रही। एक सवाल और है कि काफी क्वेरी ये आ रही है कि बच्चों का वैक्सीनेशन, राइट, उसको लेके क्या अभी तक क्लिनिकल ट्रायल में सामने आया है, क्या डेटा कैसी तस्वीर पेश कर रहा है, यूएस में जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ कैसी है, इंडिया में कब तक हो सकता है? यस, यूएस में तो अभी स्टार्ट किया है, अभी इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया है 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, 12 से 16, पहले 16 से ऊपर का ग्रुप था, अभी 12 से 16 को भी इंक्लूड कर दिया गया। उनका क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने किया और एफिकेसी अच्छा दिखा था और कोई साइड इफेक्ट्स मेजर नहीं आए थे। इंडिया में भी भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का बच्चों पे क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, सो इट विल टेक अगेन 3 months, और विदाउट क्लिनिकल ट्रायल ऑब्वियसली नहीं दे सकते हैं। तो हमारी कंट्री में बच्चों के वैक्सीनेशन का सीन एटलीस्ट 3-4 months मुझे नहीं लगता है कि इज गोइंग टू बी हैपनिंग। तो अभी बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि 18 से अबव वाली जितनी पॉपुलेशन मैक्सिमम वैक्सीनेट की जा सकती है, मैक्सिमम, दैट्स द बेस्ट वे फॉर अस टू गो अहेड। बच्चों के वैक्सीन के लिए वेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली हमारी कंट्री को। मिलन, कोई इंडियन कंपनी या कुछ जिन्होंने इस तरह का डेटा अभी सबमिट किया हो या रिक्वेस्ट डाली हो बच्चों की वैक्सीन के लिए? डू वी हैव एनी? जी सौरभ जी, अभी भारत बायोटेक ही है जिन्होंने बच्चों की वैक्सीन के लिए डेटा सबमिट कर दिया था, प्रपोजल सबमिट किया था, आई एम सॉरी, DCGI को, और उन्होंने अभी उनको परमिशन दी है ये करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स। 2 से 18 वर्ष के बच्चों तक में ये क्लिनिकल ट्रायल होगा, और जैसे दिलीप कह रहे हैं कि वक्त लगेगा बिल्कुल, लेकिन एक तरीके से आप माने तो ये थर्ड वेव की तैयारी ही है, क्योंकि सरकार के खुद के एस्टिमेट्स और काफी विशेषज्ञों ने भी अपने एस्टिमेट्स से बताया है कि आने वाली जो थर्ड वेव है जो आएगी जरूर, क्योंकि बाकी देशों में भी अगर आप देखें, यूके में, फ्रांस में, आप जर्मनी में, सब जगह थर्ड फोर्थ वेव आ चुकी है। उसमें जो यंगर पॉपुलेशन है वही ज्यादा इफेक्टेड होगी, जिनको ज्यादा वायरस पकड़ सकता है इस वक्त, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं शायद 18 वर्ष से ऊपर हो सकता है तब तक हमने एक शॉट वैक्सीन का ले लिया हो। जब आज हम बात कर रहे हैं तो स्पुतनिक भी वैक्सीन भी भारत में आ गई है। आने वाले दिनों में बाकी कुछ वैक्सीन हैं जो 1 शॉट वैक्सीन है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की 1 शॉट वैक्सीन है, वो भी शायद कुछ महीनों में भारत आ जाए। तो थर्ड वेव का एस्टिमेशन जब हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो हैं भारत के डॉक्टर के विजय राघवन, उन्होंने जो दिया है वो नवंबर-दिसंबर तक का दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 3-4 महीने तक भारत बायोटेक अपनी बच्चों की वैक्सीन पे ट्रायल खत्म कर लेगा और अगर ट्रायल्स अच्छे रहे तो हो सकता है हम बच्चों को वैक्सीनेट कर पाए। लेकिन इसमें भी काफी सवाल हैं, लोगों के मन में काफी डर है बच्चों को वैक्सीन देने की बात जब हम करते हैं। बड़ों में ही काफी हमने साइड इफेक्ट्स देखे हैं वैक्सीन के। आपको याद होगा कुछ पिछले साल तक तो भारत बायोटेक की वैक्सीन के बाद काफी मौतें भी हुई भारत में। हालांकि सरकार का कहना है कि वो जो मौतें थी वो वैक्सीन से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन उनके कारण अभी भी इन्वेस्टिगेट किए गए। जब इन्वेस्टिगेट किए गए तो उसमें थ्रोम्बोसिस
एक कारण सामने आया, मेरे सामने जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो बताएंगे थ्रोम्बोसिस क्यों होता है, ब्लड क्लॉट क्यों होता है, हार्ट अटैक, ये सारी चीजें। अब बच्चों में कैसा इफेक्ट रहेगा इस वैक्सीन का, ये बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है। मिलन और दिलीप, भारत बायोटेक के 3rd फेज के ट्रायल का डेटा रिलीज हुआ है क्या अभी तक? बिकॉज़ लास्ट टाइम आई चेक तो नहीं हुआ था जब मेरी उसका भी पीयर रिव्यू नहीं आया है। इंटरिम डेटा एनालिसिस जो होता है वो उन्होंने दिखाया है, बट मैं अभी एक टॉक सुन रहा था प्रोफेसर गगनदीप का, शी माइट बी नोइंग क्योंकि वो है सो एक्सपर्ट है फील्ड की, सो शी वाज टेलिंग कि जून में वी शुड एक्सपेक्ट द पब्लिकेशन। सो हो सकता है पीयर रिव्यू प्रोसेस चल रहा हो या डेटा वो कर रहे हो, बट दे हैव ऑलरेडी। इसलिए भी पूछ लिया क्योंकि नेता नगरी में ही कुछ महीने पहले जो मेरे को-होस्ट थे निखिल, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, तब तो वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ था बिलो 45। अच्छा, आप किसको प्रेफर करेंगे सौरभ? तो मैंने कहा यार मैं तो जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली वो प्रेफर करूंगा। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि उसका जो डेटा है वो 3rd उसका आ चुका है, भारत बायोटेक का नहीं है। जो मिलेगी, अगर ये होगा कि साहब जो मिल जाए वही लगा लो, तब तो आई गो फॉर इट। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस पूछेंगे तो चूंकि मैं कहता रहता हूं कि भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो साइंस समझते हैं मेरे दोस्त वो भी यही कहते हैं कि क्लिनिकल डेटा, एफिकेसी, कैसे आपके सैंपल हैं, आपने कितनी चीजें नोट की हैं, कितने वेरिएशन नोट किए हैं, क्या प्रॉब्लम नोट की हैं। तो कुछ हमारे चाहने वालों ने क्या किया कि, और मैं अपने शो में रोजाना कहता हूं कि टीका जरूर लगवाइए, तो उन्होंने एक क्लिप काटी कि टीका जरूर लगवाइए और फिर दूसरी काटी कि देखिए ये खुद टीके के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं। टीके के खिलाफ भ्रम नहीं है, डेटा बैक टीका होना चाहिए, डेटा ड्रिवन होनी चाहिए। साइंस तथ्य मांगती है, साइंस विश्वास के आधार पर और भावुकता पे नहीं चलती है। ये मेरे देश की है, ये प्रदेश की है, तो मैं तो इसी में जाऊंगा। इसमें ही मैं विक्रमादित्य जी की बात पे आऊंगा, जो डिस्ट्रस्ट साइंस का, इसलिए साइंस को बहुत वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। तो अगर हम लोग कोई भी चीज ऐसा मार्केट में ला देते हैं विदाउट एनी डेटा और प्रायर एनालिसिस, और सपोज कीजिए कुछ साइड इफेक्ट्स दिख जाते हैं, देन हमें टारगेट कर लिया जाएगा कि देखिए आप तो बोल रहे थे ये, इसकी वजह से ये बीमारी हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट कम्युनिटी टू बी वेरी श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इमेज एज वेल, कि अगर हमने अपने मार्केट में वैक्सीन डेवलप की है तो हम उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को दे सकते हैं, लेकिन देने के पहले हमें उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा, मेजर करना होगा। दैट्स ट्रू। प्रोफेसर चौधरी, टीके को लेकर हमारे देश में रेजिस्टेंस बड़ा पुराना है। पोलियो की टीमों पर भी हमला हुआ है। मतलब इसकी इकलौती वजह सिर्फ वही है कि लोग जागरूक नहीं हैं, या मतलब आप लोगों ने, आई एम श्योर, इस तरह की कई स्टडीज हुई होंगी कि अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग सेक्शंस, जैसे मैं ब्राजील की खबर पढ़ रहा था जी, ट्राइब्स वहां अमेज़न के जंगलों में रहती हैं और सरकार को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी उन तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए, वो बोट के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए। और कुछ इलाकों में वो पहुंचे तो देखा कि तीर कमान ताने बैठे हैं। क्यों? उनके पास तीर कमान भी है, उनके पास मोबाइल भी है, तो व्हाट्सएप पे उनको, वहां पे क्या है, कुछ ऐसे इंटरनेट स्टेशन है जहां पे आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी चीजें फ्री में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनेट सर्फिंग करनी होगी तो पैसा देना होगा। तो उनके पास सिर्फ सोशल मीडिया की जानकारी पहुंच रही, तो उन्होंने तीर कमान उठा दिया कि इससे गड़बड़ हो जाएगी टीके से। भारत में क्या इस तरह की अलग अलग एज ग्रुप्स, अलग अलग रीजनल ग्रुप्स, अलग अलग इकोनॉमिक ग्रुप्स वगैरह पे स्टडी हुई है क्या कि टीके को लेकर इतना संशय क्यों रहता है लोगों में? सौरभ, जहां तक टीके का सवाल है तो ये संशय के पहले मैं 2-3 बातें और उसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, टीका आज के समय में, अगर ये कहें, जो अभी इन्होंने भी कहा दिलीप जी ने, कि एक तो जो हम कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड वर्शिपिंग साइंस, इन दोनों में डिफरेंस। क्योंकि अगर अनक्रिटिकली अगर हम साइंस को यूज करने लगे तो दैट बिकम डॉगमा। अब ये कहते हैं कि ये चूंकि भारत में बना है इसलिए इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। आज भी अभी आप देखेंगे तो एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों ने बैन की है, फिर उसको अनलॉक किया है, उसको यूज की इजाजत दी है। देखिए, साइंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो शुरुआत जो उसकी होती है वो एक ही शब्द से उसकी शुरुआत है और एक ही शब्द पे वो एग्जिस्टेंस है उसका, वह है क्वेश्चनिंग। If we question the data, if we question the outcome on the basis of data and side effect, it is not being anti-science, it is being scientific. तो ये बात मैं यहीं खत्म करूंगा। अब आते हैं टीके पे। जहां तक भारत में वर्तमान में टीके की स्थिति है,
अभी तो मैं कहूंगा कि सरकारों ने, मतलब अभी तो मुख्य रूप से केंद्र सरकार ने जानबूझकर भारत में टीके को लेकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि शायद एक भी इंसान इस देश में अभी नहीं ये समझ पा रहा है कि हम चाहते क्या है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पहला 2 फेज टीकाकरण हुआ हिंदुस्तान में, जब हमने एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स को दिया और 60+ को दिया या 45+ को दिया, तो एक मेथोडोलॉजी थी उसकी। सबको पता था कि अगर हम टीका केंद्र पहुंच जाएंगे, अगर हमको जो वल्नरेबल थे अगर वो पहुंच गए तो उनको टीका मिल गया। रेसिस्टेंस पे मैं आऊंगा 1 मिनट। लेकिन अब अभी सवाल ये हो गया कि हमने कह दिया कि हर नागरिक जिनकी उम्र 18 से ऊपर है उनको टीके मिल सकते हैं। एक तो अब इसमें मेरा सवाल जो हमने ये भी कहा कि ये डेमोग्राफिक डिफरेंशियल सिटीजनशिप हो गया कि अगर आप 45 के ऊपर हैं तो भारत के नागरिक हैं, और अगर आप 45 के नीचे हैं तो आप स्वयंभू नागरिक हैं, आप नागरिक ही नहीं। फिर आप खोजते रहे कि आप 1800 वाले की आपकी हैसियत है या 900 वाले की हैसियत है या आपकी हैसियत ही नहीं है तो आप रोड पे मरे, और अगर आपकी हैसियत है तो आप फ्लाई करके दुबई चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, टीका लगवा कर वापस आ जाएं। ये क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भारत सरकार को और उनकी जो साइंटिफिक टीम है, क्या वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। 70 करोड़ टीके की आबादी हो और जहां टीके का उत्पादन पर मंथ कुछ लैक्स में हो, वहां पे इस तरह के कैसे हम जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है, एज बेस्ड डिफरेंशियल प्राइसिंग, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मान लीजिए मेरी उम्र 45 साल 1 दिन है, मैंने कौन सा ऐसा महान काम कर लिया कि मुझे टीका फ्री में मिल गया अप्रैल के महीने में, और जो 1 दिन मुझसे छोटा है, वो मेरा ही भाई हो सकता है, मेरी ही बहन हो सकती है, वो टीके के लिए दर दर ठोकरे खाएं। ये मुझे नहीं समझ में आता है। ये मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पे क्लैरिटी लानी चाहिए, जिसको मैं कहता हूं कि ये डेमोग्राफिक डिफरेंशियल सिटीजनशिप है। अभी तक तो इकोनॉमिक डिफरेंशियल सिटीजनशिप थी, लेकिन ये एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। I will clearly say it is age-based discrimination by government of India. I am not going, देखिए स्टेट और यूनियन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। Let the state and union work together, fix a price। मैं तो ये कह रहा हूं कि टीके में आपको पास पैसे नहीं है भारत सरकार के पास, जितने टैक्स पेयर हैं उस पर 50 पैसे टैक्स लगा दीजिए, सबको टीका दीजिए, जो भी प्राइस हो आप खरीदिए, टीका सप्लाई करिए, टीका दीजिए। यह अभी व्यवस्था ये कर दी गई है कि जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अब जिम्मेदारी के लिए आप वो आम के वृक्ष के नीचे चले जाइए, बरगद के वृक्ष के नीचे चले जाइए और कहिए कौन जिम्मेदार है, मुझे टीका नहीं मिलता। अभी तक तो लोगों को हम ब्लेम कर रहे थे कि लोग टीका नहीं दे रहे। वो मैं आता हूं दूसरे सवाल पे, जो आपका सवाल था कि टीके को लेकर क्यों विवाद होते हैं। उसका कारण है कि जो ये पोलराइज्ड सोसाइटी जब हम क्रिएट कर देते हैं तो हर एक स्टेटमेंट जो होता है वो एक व्यक्ति के खिलाफ हो जाता है, जबकि वो प्रक्रिया पे सवाल है, न कि व्यक्ति पे सवाल है। ये सवाल है कि मान लीजिए अगर हमने कहा कि भाई कोवैक्सीन के 3rd फेज का आउटकम नहीं आया है, जैसे अभी पीयर रिव्यू की बात है, अभी जैसे मेरे पास जो भी जानकारी है थ्रू द एकेडमिक कम्युनिटी, तो मैं अभी आपके शो पे भी कह सकता हूँ कोवैक्सीन इज एब्सोल्युटली सेफ विथ सफिशिएंट एफिकेसी। पब्लिकेशन अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, बट वी नो द डेटा व्हिच हैज बीन सेंट, और जो डेटा दिया गया है पब्लिकेशन के लिए वो सबमिटेड है, और वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की जो रिव्यू टीम है वहां से जो जानकारियां आई हैं हमारे पास, उसमें यह है कि वैक्सीन सेफ है, वन कैन टेक, मतलब एकदम को वैक्सीन लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें वो क्लॉटिंग की भी समस्या नहीं है जो कि एस्ट्राजेनिका में है, जिसके कारण उसको तमाम जगहों पे बैन किया गया, फिर खोला गया, ये बातें रही। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोवैक्सीन पे कोई भी आदमी ये कहता है कि भाई कोवैक्सीन का डेटा कहाँ है, इतनी जल्दीबाजी क्यों है उसको से अप्रूवल देने में, और वो मैं कहूंगा वो भारत सरकार की पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन थी। स्ट्रेटेजिकली उनकी अच्छी, इसका स्ट्रेटजी मैं कहूंगा अच्छा था, क्योंकि अगर सिर्फ एस्ट्राजेनिका को मिलता तो एक तो होर्डिंग शुरू हो जाती एट द लेवल ऑफ फर्म, और जब 2 होती हैं तो मार्केट में थोड़ी सी एट ईज होती है। लेकिन उन्होंने गलती ये की कि सारे पॉलिटिकल लीडरशिप को उनको साथ बिठाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि देखिए डेटा ये है, हम अभी इसका रिव्यू नहीं किए हैं, हम इसकी इमरजेंसी मंजूरी दे रहे हैं एंड वी आर ऑन बोर्ड। लेकिन जब ये होता है कि इट्स व्हाटएवर काइंड ऑफ मिसट्रस्ट दैट गेट जनरेटेड इफ वी डू नॉट कम्युनिकेट,
तो मैं वो कहूंगा कि वो वहां पे एक माइनर हिकअप कह सकते हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन को लेके सवाल उठे। और टू द एक्सटेंट आदर पूनावाला ने ऑन सम सो क्लियरली सेड कि बाकी तो पानी है, सिर्फ वैक्सीन तो मेरा है। मतलब ही सेड दैट फाइजर मेडोर्ना और मेरा वैक्सीन है, बाकी सब पानी है। एंड आई से इट वाज प्रोबेबली एनडीटीवी में विष्णु सोम का कोई प्रोग्राम था जिसपे उसने ऑन एयर कहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये अगर भारत सरकार के ही अंदर जहां पे मीडिया रेगुलेशन है, या तो उसको सेंसर किया जाता या उनपे फाइन किया जाता, तो उनपे तो नहीं किया गया। बाकियों को आपने तमाम तरह के जो विशेषण है वो दिए गए। तो मैं समझता हूं कि ये टीके को लेके नहीं है, ये भारत के समाज को एक पोलराइज्ड सोसाइटी बना देने का आउटकम है जो टीके को लेके। लेकिन जो आम जनता में संशय है वो धीरे धीरे खत्म होगी जब लोग वैक्सीन लेंगे। आज की तारीख में तो आप देखिए वैक्सीन के लिए कतार है, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है कि जो लोग 2 डोज लिए हैं उनकी डिजीज सीवियरिटी कम है कंपेयर टू जो नहीं लिए हैं। तो वैक्सीन को लेके मैं अभी भी कहूंगा कि अभी भी टाइम नहीं गया है। स्टिल आई से अच्छा प्रोफेसर चौधरी, मेरा जी प्रोफेसर चौधरी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे और है। ये प्रॉब्लम तो हमें एक दिख रही है कि गांव के लेवल पे वैक्सीनेशन में किस तरह की दिक्कत आ रही है। आपने ऐप बेस्ड कर दिया है, लिटरेसी आपकी कंप्लीट नहीं, डिजिटल लिटरेसी तो और बहुत आगे की चीज है। क्या आप मुझे दुनिया के किसी और देश का मॉडल बता सकते हैं जहां पे सरकारों ने टीकाकरण में गांवों को कैसे कवर किया हो इतने मास स्केल पर? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक नजीर हो कि अभी आपका जो मॉडल है वो फॉल्टी है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि आप मोबाइल वैन जैसा करिए, आप डोर टू डोर जाके टीका लगाने जैसा कुछ करिए, या डोर टू डोर अगर इफेक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरिंग, स्टोरिंग एंड एवरीथिंग, तो कम से कम आप प्रचार करिए उसमें। अगर आपको लगता है कि जो अति गरीब है उनको इंसेंटिवाइज करना है तो वो भी करिए कि भाई तुम्हारा राशन कार्ड तभी इफेक्टिव रहेगा, देखो 5 बार पूछ चुके हैं कि वैक्सीन लगवाओ। तो आपको उस तरीके से कुछ एक रणनीति लेके आने पड़ेगी ताकि जो उतने समझदार लोग नहीं हैं, है ना, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, क्योंकि ये इसलिए अलग से क्योंकि शिक्षितों में भी कई लोग बहुत शक उठा रहे हैं। तो आप ये इंश्योर करो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा आबादी को लगे, क्योंकि जो जो पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं जो दुनिया भर की चीजों में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर विकसित देशों को ये लगता है कि हमने वैक्सीन होल्ड कर ली 1:4 के रेशियो में, हमने लगा दी तो हम सेफ हैं, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक आप दुनिया के बाकी देशों में एक बड़े पैमाने पे नहीं करोगे वैक्सीनेशन, नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, आपका एक्सपोजर बना रहेगा, फिर घोषते रहो वैक्सीन। तो गांव के लेवल पे क्या होनी चाहिए सरकार की स्ट्रेटजी, प्रोफेसर चौधरी? वही मैं सौरभ कहूंगा। देखिए, एक मैं आपको बहुत आपने ये माकूल सवाल उठाया, ये बहुत सामान्य उसका एक तरीका है। वो सिंपल सा, जो गांव में जैसे हमने पोलियो वैक्सीनेशन किया था आंगनबाड़ी और आशा के साथ कोऑर्डिनेशन करके सीएचसी और पीएचसी के लेवल पे आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। कुछ गांवों में हिंदुस्तान में भी किया गया है। टू द एक्सटेंट मैं अगर कहूँ तो बिहार का ही उदाहरण आपको मैं दूंगा। बिहार में मेरे ही गाँव में वैक्सीनेशन किया गया है। टीम गई, उन्होंने गाँव में लोगों को कहा, वो लोग आए, वो मोबाइल ऐप उनके पास नहीं है लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। तो लेकिन वो 45+ वाले हैं, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन अब मेरी बात समझे, वही ये जो आपका सवाल है वो एकदम जेन्युइन सवाल है, लेकिन ये सवाल तब उठेगा जब हम 80% लोगों को वैक्सीन दे दें और फिर 20% वो बचे जो आउटलायर जिनको हम कहते हैं, या जिनको ये इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन की जो थियरी है हैगर स्ट्रैंड की, उसकी भाषा में जिसको लेगा कहते हैं, या लेगार्ड जिसको हिंदुस्तान में कहते हैं। तो ये लेकिन तब आएगी। अभी तो स्थिति यह है कि मुझे वैक्सीन चाहिए और मैं वैक्सीन बुकिंग करा के मुझे ये वैक्सीन नहीं मिल रही है देश की राजधानी में। तो मॉडल तो अभी ये होना चाहिए कि वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें वल्नरेबल ग्रुप आइडेंटिफाई करें। अभी भी वही मैं कह रहा था कि भारत सरकार को अभी भी जो स्ट्रैटेजी है उसको रीवर्क करनी चाहिए। ये जो है कि कोई भी ले सकता है 18 के ऊपर, और राज्य और ये और वो कंपनी और ये देखें, इसको से ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी रीवर्क नहीं की जा सकती, ऐसा मैं नहीं मानता। इनको रीवर्क करना चाहिए और 45+ तक जो इन्होंने स्ट्रेटजी रखी थी 30 अप्रैल तक, उस स्ट्रेटजी पे वापस जाना चाहिए और पूरे देश को वैक्सीनेट करिए। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, आप सेस लगाइए टीका सेस के नाम से, जो लोग भी हैं कॉर्पोरेट टैक्स पे लगाइए या मेरे टैक्स पे लगाइए, लेकिन हिंदुस्तान में सबको टीका दीजिए बिना किसी प्राइस डिफरेंशियल और डेमोग्राफिक डिफरेंशियल के। मैं यही बात कहूंगा। हमारी जो साथी हैं मिलन, वो उन्होंने एक बड़ा वाजिब सवाल उठाया कि
कई कंपनियां बूस्टर डोज बना रही हैं वैक्सीन की, जी। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब हमें नई नई वेव्स की और टीकों की आदत डालनी चाहिए, क्या हमें हर साल टीका लगवाना पड़ेगा, आगे चलकर नए नए वेरिएंट आएंगे, क्योंकि जैसे हम अमेरिकन कंट्रीज में देखते हैं, यूरोपियन में और कुछ एशियन कंट्रीज में भी, कि फ्लू का टीका हर साल लगता है। तो वी शुड गेट यूज्ड टू इट। और ये बूस्टर डोज का क्या चक्कर है फार्मा सेक्टर में, और आप लोग जिस वायरोलॉजिस्ट की बिरादरी में आते हैं उसमें इसको लेके किस तरीके की चैटर हो रही है? सो पहला क्वेश्चन अर्ली डोज पे है, लाइक ईयरली डोज पे है। सो इट्स टू अर्ली टू से कि हमें इसका ईयरली डोज लेना पड़ेगा, लाइक अभी क्या होगा वी डोंट नो। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं, बीच में रोक रहा हूँ, इस तरह कोई रिसर्च हो रही है कि इसकी प्रभावशीलता कब तक रहेगी? जैसे मान लीजिए मुझे नवंबर में कोविड हुआ, मैंने अभी अप्रैल लास्ट में या मई में पहला टीका लिया, अब सरकार कह रही तो मैं 12 हफ्ते बाद दूसरा टीका लूंगा, तो उसकी प्रभावशीलता कब तक रहेगी? बहुत सारी इस पे रिसर्च हो रही है, इवन फाइजर के ऊपर किया गया, इनफैक्ट एक रिसर्च इस पे भी की गई थी। आप इन्फेक्ट होते हो और रिकवर करते हो तो आपके अंदर कितने दिन तक एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो 7 मंथ तक एंटीबॉडीज देखी गई है, और अभी तक 7-8 महीने तक सारी वैक्सीन का भी देखा गया है कि एंटीबॉडीज इफेक्टिव रहती है, राइट। मेन कंसर्न ये है कि अगर नए वेरिएंट्स आ जाते हैं और हमारा एग्जिस्टिंग वैक्सीन का एफिकेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या कम हो जाता है, in that case we may have to look for other options, जो आप बोल रहे हैं बूस्टर डोज या डिफरेंट वैक्सीन। ये एक पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में। और जैसा बोल रहे हैं आप एनुअल वैक्सीनेशन, ये अभी यूएस में ही हमारे इंस्टीट्यूट में ही है। हमें हर साल अगर फ्लू वैक्सीन नहीं लेते तो हमें इंस्टीट्यूट में भी जाने से रोका जाएगा, क्योंकि आपको रिमाइंडर आता है कि इस डेट के पहले ले लीजिए। तो वहां का एक डिफरेंट रीजन है, वहां पे वो एनुअल कल्चर हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा बिहेव करेगा या हमें एनुअली वैक्सीनेशन चाहिए होगा या नहीं, दैट इज एक फ्यूचर का क्वेश्चन है। मैं एक सिंपल सा इस चीज पे कहना चाहूंगा, जो ब्लड क्लॉट वाला है, जस्ट बिकॉज हम वैक्सीन पे बात करें तो कोई फियर ना हो। सो जो ब्लड क्लॉट होता है या थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसको बोल रहे हैं, उसमें आपकी प्लेटलेट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स देख रहे हैं, तो एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है उसमें 4 केसेस देखे गए हैं पर 10 लाख वैक्सीन के ऊपर। इंडिया के केस में आई डोंट थिंक वो रेशियो भी होल्ड करता है, राइट। 17 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें से सिग्निफिकेंट हमारा कोविशील्ड है, और हमने इंडिया में वो केसेस और भी कम सुने हैं। सो ये जो ब्लड क्लॉट है ये बहुत रेयर फिनोमेना है। इनफैक्ट आप बहुत सारी ऐसी दवाइयां देखेंगे जो हम कॉमनली यूज करते हैं, उन सब में ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर इससे ज्यादा होता है, लेकिन हम यूज करते हैं। सिमिलरली जॉनसन एंड जॉनसन का यूएस में थोड़ी देर के लिए बैन लगाया था ब्लड क्लॉटिंग का, बट सीडीसी ने एनालिसिस किया तो 87 लाख डोज में सिर्फ 27 से 28 केसेस थे जिसमें ब्लड क्लॉट देखा गया था, यानी हर 10 लाख में रफली 2 केसेस। सो इट्स वेरी 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 अनलाइकली कि किसी को इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो ये वैक्सीनेशन में कोई हिचकने की जरूरत नहीं है कि ब्लड क्लॉट या कुछ ऐसा। ऑलराइट मिलन, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि प्लाज्मा को लेकर बहुत बात होती है कि प्लाज्मा चाहिए इस ब्लड ग्रुप का, उस ब्लड ग्रुप का। केंद्र सरकार और जो हमारी साइंटिफिक बॉडीज और मेडिकल बॉडीज हैं, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ने, पब्लिक हेल्थ के भी और डॉक्टर्स ने भी आके ये बोला है कि हमारे यहाँ डेटा को लेकर बड़ी अवहेलना का भाव होता है ना, तो कुछ हम रिकॉर्ड ही नहीं रखते हैं, वी आर वेरी पुअर एट इट। प्लाज्मा को लेकर सरकार के स्तर पर क्या सोच है? मतलब क्योंकि यूके के डॉक्टर से हम बात करते हैं, यूएस के, तो वो यही कहते हैं कि साहब इसकी इफेक्टिवनेस को लेकर तो कोई डेटा ही नहीं है, इट इज नॉट इफेक्टिव। इंडिया में वो कह रहे हैं यार कोई अगर किसी का मोराल बूस्ट हो रहा है या किसी को हेल्प मिल रही है तो लगाते रहो, इसीलिए हर वक्त बात होती रहती है। प्लाज्मा डोनेशन को लेकर बहुत बात हो रही है। आप ये समझे ना कि इंडिया में हर चीज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज होना शुरू हो जाता है। अगर हमने सुन लिया रेमडेसिविर काम कर रहा है तो सबको ठोक ठोक के रेमडेसिविर लगाए जा रहे हैं। अगर आइवरमेक्टिन काम कर रहा है तो सबको आइवरमेक्टिन खिला रहे हैं। पैंडेमिक की शुरुआत में भारत में कह दिया कि HCQ काम कर रहा है, सब लोगों ने HCQ खाना शुरू कर दिया। तो साइंस की बात करें तो प्लाज्मा काम कब करता है? सही समय पर देने पर करता है, लेकिन भारत में इनडिस्क्रिमिनेट यूज है। हर हॉस्पिटलाइज व्यक्ति को आप प्लाज्मा देंगे तो उसकी जान नहीं बचती। हमारे आसपास ही बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको प्लाज्मा दिया गया लेकिन फिर भी वो कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई। इस पर फिलहाल भारत सरकार सोच विचार कर रही है और एक मीटिंग में जो ICMR का नेशनल टास्क फोर्स है, उन्होंने भी इस बात की संज्ञान लिया है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ प्लाज्मा पे, और वो मीटिंग फिलहाल
आज के लिए अंत हो गया उस मीटिंग का। कल तक सौरभ हम जरूर इस पर भारत सरकार का कोई अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, आप तीनों लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें जोड़ी इस पूरी बहस में। नेता नगरी में आप तीनों लोग आए, प्रोफेसर चौधरी, दिलीप, मिलन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।